हाँ, तो इसमें अभी हमें क्या करना है, अभी सेकंड जो पॉइंट दे रखा है हमें, सपोज ए गर्ल इज सिटिंग ऑन द बालकनी ऑफ हर हाउस लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। ठीक है, अगर नदी के किनारे जो है ना एक गर्ल अपने घर की बालकनी में बैठी है, शी इज लुकिंग डाउन एट ए फ्लावर पॉट प्लेस्ड ऑन ए स्टेयर ऑन द अदर बैंक ऑफ ए रिवर। यानी नदी के एक साइड तो उसका घर है जहाँ पे वो बालकनी में खड़ी है, और दूसरे जो बैंक ऑफ द रिवर है यानी दूसरा किनारा है नदी का, वहाँ पे एक टेम्पल है, उसकी सीढ़ियों पे एक फ्लावर पॉट रखा है, वो उसको देख रही है। अब देख रही है तो मेरा लाइन ऑफ साइट तो बनेगी। ठीक है, फिर उसमें क्या बता रहा है, ए राइट एंगल ट्राइंगल इज इमेजिन टू बी मेड इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में आप एक इमेजिन करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल को। ठीक है, यू नो द हाइट एट विच द पर्सन इज सिटिंग, यानी आपको पता है कौन है बेटा, बोलो। सर कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश? बेटा इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, मैं उसको जस्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है वो। कोमल सर एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बेटा इंग्लिश में तो ये लिखा ही हुआ है, मैं इसको इसलिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ हिंदी में कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको, ये इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, इसको मैं क्या बताऊँ आपको। इसमें थोड़ा बहुत आप लैंग्वेज को इजी कर सकते हो। लैंग्वेज को इजी कैसे कर सकते हो, इसमें दैट सपोज योर हाउस इज ऑन वन ऑफ द बैंक ऑफ ए रिवर एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन योर बालकनी, ओके, एंड you are looking, there is a temple on the other bank of a river, and you are looking at a flower pot from your balcony. Okay, so you have to imagine that there is a triangle. Okay, so you know the height of your balcony very well. Okay, so in this situation he is saying that can you find the width of the river. So in this case you have to find the width of the river if you know the height of your balcony. Is it okay to Komal? यस सर। हाँ, बट इसमें इंग्लिश में सारी चीज मेंशन है, बट मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ हिंदी में सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, सो इसमें आपको कहीं पे भी जब भी आप कुछ देखते हो, यानी आपको जब ट्रिग्नोमेट्री का जब नाम आता है तो बेसिकली आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वहीं से आपको सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यानी आपको एक 90 डिग्री का उसमें एंगल होना जरूरी है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में, आपके इसमें 10th क्लास के जो टॉपिक में, क्योंकि आप आगे जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, वहाँ पे आपको एंगल्स भी चेंज मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है आपके पास। फिर आपको नेक्स्ट वो दे रखा है थर्ड एग्जांपल। ओके, इसमें भी कुछ नहीं, एक बैलून है। ठीक है, एक बैलून एट सम टाइम, सपोज दिस इज योर ग्राउंड। ओके, ये ग्राउंड है और आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे एक बैलून है, हॉट एयर बैलून। ओके, एंड यू आर लुकिंग एट द बैलून, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। ओके, दिस इज योर लाइन ऑफ sight. Clear? So this is your perpendicular distance of the balloon from the ground. After some time the balloon moves from here to here. Okay, now you are standing here, then your line of sight will be this. Okay, this is the first line of sight at this position, first position, and this is your second line of sight at the second position, and this is the perpendicular distance with the ground. Okay, so अब इस एग्जांपल में वो क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द बी फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, वो कह रहा है कि आप जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, आप एल्टीट्यूड बोल दो, हाइट बोल दो,
ठीक है। तो इस केस में क्या रहा कि क्या आप इसका एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हो? ये जो बैलून है आप ग्राउंड से कितना ऊपर उड़ रहा है, कितना ऊपर चल रहा है वो, इस तरह से। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी बेसिक आपको पता चल गया है कि हमें इसमें क्या करना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन करनी होती है, ड्रॉ करनी होती है, उसी का यूज करना होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्लियर है ना? हाँ। तो नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है, उसको अच्छे से पढ़ना है। लिखा है इन ऑल द सिचुएशन गिवन बिलो, गिवन सॉरी अबव, द डिस्टेंसेस और हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक्स। जो डिस्टेंस और हाइट है हम ढूंढ सकते हैं कि सब कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स लगा के। ठीक है ना? विच कम्स अंडर ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। और जिस ब्रांच को, यानी जिस ब्रांच में ये आती है ये चीजें, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री, ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग क्या होता है? ट्राइगोन। देखो लिखा है ना मीनिंग, ट्राई, ट्राई मीन्स, ट्राई का मीन्स तो आपको पता है, थ्री। ठीक है, और गोन का मीन्स साइड्स, ट्राइगन। जैसे आपने सुना होगा, पॉलीगन पढ़ा था आपने, है ना? पॉलीगन, पॉली मतलब लार्ज नंबर, पॉली मीन्स लार्ज नंबर, और फिर और गन में साइड्स होता है, इसलिए पॉलीगन बोलते हैं उसको। ठीक है ना? पॉलीगन, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, और मीट्री मीन्स मेजरमेंट, मीट्री मीटर, है ना? मेजरमेंट। ठीक है ना? मेट्रॉन जिसमें वर्ड का मीनिंग आ गया मेजर। तो इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, अगर आपसे पूछे कोई ट्रिग्नोमेट्री क्या है तो उसका आंसर ये है आपके पास कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। अभी तक आपने देखा होगा कि इक्वल्स टू साइन देखे होंगे आपने, है ना? जैसे मान लो मैंने एंगल लिख दिया 70 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, है ना? तो ये बीच दोनों एंगल है, यहाँ पे एंगल है, ठीक है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, और दोनों तरफ जो है यूनिट सेम है, यानी हम एंगल्स की बात कर रहे हैं वो भी डिग्री में, 70 डिग्री। अब जैसे कि हम लिखते हैं कि हमें कोई रिलेशन बनाना होता है किसी दो चीजों में, जिसमें रिलेशन का क्या मतलब होता है? यूनिट्स अलग होंगे लेकिन वो उनकी जो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, वो बराबर होंगी। जैसे मैं लिखता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना? यहाँ पे यूनिट मीटर है, यहाँ पे है सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट डिफरेंट होगी फिर भी इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे जो 1 है ये इसको बैलेंस करके रखा हुआ है, यानी ये रिलेशन है बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर, मेंटेन करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ। तो अब यही चीज हमें इसमें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री में कि ये क्या है? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, हाँ, इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें इतना कुछ है नहीं, नेक्स्ट जो है उसमें लिखा है एक्यूट एंगल्स। ठीक है ना? हाँ, अभी जब एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो बाकी दोनों के लिए क्या बचेगा? 90 ही बचेगा। 90 जब दोनों के लिए बचेगा तो ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है ना? तो इसमें अब यही चीज है। अब हम आगे इसमें मेन जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, अब जो मेन है उसमें हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है। ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर दिया जिसमें बुक के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये 90 डिग्री, इसको आप बोलते हो हाइपोटेन्यूज, है ना? इसको आप बोलते हो परपेंडिकुलर, इसको आप बोलते हो बेस। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज कर सकते हो, बट हाइपोटेन्यूज इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये एंगल है ए, इस एंगल को कंसीडर करके चलो। ठीक है, एंगल ए,
ठीक है। हाँ, अब इसमें वो क्या कह रहा है कि CAB इज एन एक्यूट एंगल। अब उसने ये वाला एक्यूट एंगल कंसीडर किया है, तो ये वाला भी सी भी एक्यूट एंगल, बट वो इस वाले को कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है ना। सो कह रहा है कि नोट द पोजीशन ऑफ द साइड BC विद रिस्पेक्ट टू द एंगल, है ना। यानी हमें इस साइड की पोजीशन को ऑब्जर्व करना है और किसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल A के। अब आपको ये याद रखना है देखो जब राइट एंगल बनाते हैं तो हम एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर डिसाइड होगा, ताकि उसके पोजीशन जब हमारे सामने किस पोजीशन में उसके हिसाब से। अब ये एंगल है A, इसके सामने जो साइड होगी आपके बिल्कुल अपोजिट, इस एंगल A के सामने अपोजिट वो होती है जहाँ पे उसकी कोई भी साइड टच ना हो, कोई भी आर्म टच ना हो, ठीक है। अब एक आर्म ये है एंगल, एक आर्म ये है। अब ये यहाँ के टच हो रही है, ये यहाँ के टच हो रही है, तो ये BC आर्म ऐसी है जो एंगल A में इंक्लूड नहीं है, तो ये इसकी अपोजिट साइड हो गई, ठीक है। इसके सामने वाली जो साइड होगी वो आप पर बोलेंगे वो होगी आपकी परपेंडिकुलर, जो कि है BC, वो कंसीडर करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे दूसरा एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ये वाला सेम ABC। अब हम एंगल कंसीडर करेंगे C। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, आपको पता है, हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने वाले रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं एंगल C की, एक्यूट एंगल C की। तो एक्यूट एंगल जो C है, इसके हिसाब से जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो उसके अपोजिट साइड होगा, यानी AB। परपेंडिकुलर है आपके पास AB। एक्यूट एंगल हमने यहाँ कंसीडर किया है C, इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर हो गया AB। अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा बेस आपका ये, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहला पॉइंट मेन यही है ट्राइंगल सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में, कि आपको अपने परपेंडिकुलर और बेस को पहचानना है। और अगर आप परपेंडिकुलर को पहचान गए तो बेस को तो आप इजीली पहचान जाओगे, ठीक है बेटा। तो अभी मुझे बताओ कि परपेंडिकुलर सभी पहचान सकते हैं एंगल को देख के कि किस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। Yes. अगर आप इसी ट्राइंगल में एंगल A कंसीडर करते हो तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा बेटा ये BC। अगर मैं इसी ट्राइंगल में बात करूँ, अगर एंगल C पर कंसीडर करते हो तो C के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे AB। मैंने यहाँ दिखाया है वो आपको अलग से। तो ये परपेंडिकुलर मिल गया तो बेस तो मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी फिक्स है आपके पास, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? हाँ, तो बेटा जहाँ भी कोई डाउट हो ना, एक तो यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वहीं की वहीं मुझे पूछना, क्योंकि डाउट को अगर आप वहाँ नहीं पूछोगे, आगे लेके जाओगे तो वो डाउट आगे परेशान करेगा, क्योंकि वो क्लियर नहीं होने देगा बाकी चीज़ों को ना, ठीक है। तो मैं अब आपको ये पता चल गया है, अब पोजीशन आपको इजीली पता चल गई है। अब जैसे इसमें नेक्स्ट में यही बता रहा है, नोट द पोजीशन ऑफ द साइड चेंजेस व्हेन यू कंसीडर एंगल C। पेज नंबर 175 पे लिखा है, जब आप C एंगल को कंसीडर करते हो तो आप क्या करते हो, पोजीशन चेंज हो जाती है। पोजीशन ऑफ द साइड चेंजेस व्हेन यू कंसीडर एंगल C इन प्लेस ऑफ A, है ना। तो ये चीज इस पॉइंट आ गया, आपको एक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या बता रहा है, यू हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ रेशियो इन योर अर्लियर क्लासेस। We now define certain ratios involving the sides of the right angle and call them trigonometric ratios। अब क्या करना है, हमारे पास तीन साइड है, हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। बाकी सारी चीज हटा दो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला। अब देखो तीन चीजें हमारे पास, यहाँ लिखना ध्यान से, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज, है ना। अब मैं आपसे एक 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 थोड़ा सा एक पजल सा करने के लिए कहूंगा कि मैंने तीन चीजें मेरे पास यहाँ पे, इन तीन चीजों का रेशो बना के देखो कैसे कैसे बनेगा, कितने रेशो बना सकते हैं, यानी कभी किसी को ऊपर और किसी को उसके नीचे डिनोमिनेटर में लेना है, तो इस तरह से आप कितने रेशो बना सकते हो। कोई मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, एक सिंपल एक आपको मैं कुछ नहीं करने के लिए कह रहा, सिर्फ इनके रेशियो बनाओ। कितने रेशियो बनेंगे, तीन से, ठीक है। देखते हैं देखो, जैसे मैंने पहले ये ले लिया P और B, P अपॉन P के नीचे B ले लिया, एक तो ये बन जाएगा। फिर इसको उल्टा कर दो,
बी अपॉन पी ये हो गया, फिर मैं लूंगा पी और एच को, पी अपॉन एच, फिर इसको उल्टा करूंगा एच अपॉन पी, है ना, फिर हम लेंगे बी और एच को, तो बी अपॉन एच, फिर एक बार एच अपॉन बी। क्या इसके अलावा कोई और रेशियो बन रहा है? इसके अलावा कोई और रेशियो बन रहा है जो आपको लगता है इन तीनों को लेके कुछ और बनना, कुछ छूटा नहीं है, कंप्लीट बन गया आपका, कुछ छूटा नहीं है, ये कंप्लीट बन गया है, सब सभी ऊपर आ चुके हैं, पी 2 बार ऊपर आ चुका है, बी भी 2 बार ऊपर आ चुका है, एच भी 2 बार ऊपर आ चुका है यहाँ पे और यहाँ पे, तो रेशियो बन गए हैं। तो इन्हीं रेशियो को, जो ट्राइंगल जो है हमारी राइट एंगल, उनमें जो रेशियो लेते हैं उन रेशियो को स्पेशल नेम दे दिया गया है, उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, टी रेशियोज, शॉर्ट फॉर्म हो गया टी रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समझ में आ गया बेटा? बताओ। यस सर। ठीक है ना? Yes, तो अब ये है कि किस रेशियो को क्या नाम देना है वो हमें पढ़ना है, और वो बड़ा इजी है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक सिस्टम से लेके चलते हैं। आपने याद किया होगा इसको ट्रिग्नोमेट्री में, किसी ने याद कर रखा है ये, किस तरीके से कर रखा है, बताएगा कोई मुझे बच्चा? सर ये सोना रेशियो किसी चांदी। ने, हाँ बोलो प्रेरणा, दोबारा बोलो बेटा। सर सोना चांदी तोले याद कर बोले। नीचे वाला क्या क्या है बेटा? हर हर बोले। नहीं, तो ऊपर वाला तो आपने बोल दिया, वो तो साइन, सर कोसाइन हमने और भी क्या टेंजेंट हो गया है बेटा। किसने बोला? बोलो, जिसको जो पता है वो बोलो। सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। देखो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको नाम देते हैं साइन। ठीक है, देखो SINE साइन, एंगल ये कंसीडर करते हैं, तो साइन ऑफ एंगल ए आएगा, साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसके हिसाब से चल रहे हैं, एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, तो साइन। ठीक है, साइन मतलब एक रेशियो है, साइन का मतलब क्या है? एक रेशियो है, रेशियो किस किस का रेशियो है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन है ना। तो इसको याद कैसे करते हैं? देखो अलग अलग मेथड है, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, और नीचे क्या आएगा? हर हर बोलो, कैसे याद कर रखा है? ऐसे याद कर रखा है, हाँ, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद कर रखा है। अब जैसे अभी आपने इनको भी याद कर रखा है, जिसमें ये हटा देता हूं, ये साइन है और ये कोसाइन है, इसको बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कोसाइन, कोस बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कोस। ठीक है, और ये है टेंजेंट, इसको आप टैन बोलोगे। ठीक है, टैन, टेंजेंट भी पूरा बोल सकते हो, टैन भी बोल सकते हो, जैसे टैन बोलते हैं। ठीक है, अब साइन, अगर आप P अपॉन एच बोलते हो तो ये हो गया साइन, और आप उल्टा देखते हो H अपॉन P देखते हो नीचे से, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो, कोसाइन, कोसाइन, कोसिकेंट, सॉरी कोसिकेंट, ठीक है, कोसिकेंट, और इसको बोलेंगे, लिखेंगे कोसेट। ठीक है, कोसिकेंट, और शॉर्ट में COSEC, कोसेट लिखते हैं, और ये हो जाएगा सीकेंट, और इसको बोलेंगे, लिखेंगे SEC, बोलेंगे सीकेंट, और लिखेंगे SEC। ठीक है, सेट, और ये टेंजेंट है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, और बोलेंगे कोट। ठीक है, तो P अपॉन एच मतलब साइन हो गया, अगर H अपॉन P पढ़ते हो तो ये हो गया कोसिकेंट, लिखेंगे COSEC, कोसेट। ठीक है, और B अपॉन एच यानी कोसाइन, लिखेंगे कोस, इसको लिखेंगे कोस।
SINE को लिखेंगे साइन, SIN खाली, ई नहीं लगाएंगे। और टेंजेंट को लिखेंगे टेन, TAN। ठीक है, यहाँ तो ये लिखेंगे एक्चुअल जो नेम है पूरे वर्ड के साथ, और इनके ऊपर और इसके नीचे हमने लिखे जो हम यूज करेंगे, रिटर्न में यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो P/H पढ़ते हो तो हो गया साइन, H/P पढ़ते हो तो हो गया कोसिकेंट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज B/H पढ़ते हो तो कोसाइन, और H/B पढ़ते हो तो सीकेंट, P/B पढ़ते हो तो टेंजेंट, B/P पढ़ते हो तो कोटेंजेंट यानी कोट। क्लियर है बेटा? ये बताओ। यस सर। ठीक है ना? तो ये सबको लर्न होनी चाहिए। बस यहाँ से अब आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, समझो। यहाँ से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पहला रेशो को नाम दिया गया है साइन, यानी अगर आप P/H लेते हो उसको रेशो का नाम है बेटा, ये जैसे समझो हमारा नाम है खुद का, है ना? तो ये नाम दिया गया, रेशो को नाम दिया गया, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो B/H का एक रेशो बन गया है, एक रेशो बन गया तो उस रेशो को नाम दे दिया गया स्पेशल। भाई रेशो अलग है तो नाम भी अलग होगा, है ना? अगर हम एक ही चीज को अलग अलग चीजों को एक ही नाम देने लगे तो फिर कंफ्यूजन, जैसे आप बच्चे हो सारे, सब बच्चों को एक ही नाम रख दें तो सब बच्चों को किसी को बुलाएंगे एक को और सब मुड़ के देखोगे सब आ जाओगे। तो इसीलिए जो जितना डिफरेंट रेशो है उसको डिफरेंट नाम देना पड़ेगा हमें। B/H एक डिफरेंट, H/P डिफरेंट रेशो था, उसका डिफरेंट रेशो का नाम था कोसाइन। फिर नेक्स्ट जो रेशो है P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उस डिफरेंट रेशो का नाम क्या हो गया? टेंजेंट। फिर उसके बाद अगर आप इसको P/H को H/P पढ़ते हो तो रेशो डिफरेंट हो गया, भाई रेसिप्रोकल हो गया तो डिफरेंट ही होगी वैल्यू। और जब रेशो डिफरेंट हो गया तो उसका डिफरेंट नेम होना चाहिए, उसका नाम कोसिकेंट हो गया। ऐसे इसका रेसिप्रोकल का नाम सीकेंट हो गया, इसके रेसिप्रोकल का नाम कोटेंजेंट हो गया। समझ में आ गया वो लोग? यस सर। ठीक है, तो ये रेशो बेटा याद होना चाहिए। देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको याद करने के लिए, बट हो सकता है कोई आप लोगों के पास भी अलग कोई याद करने के लिए हो। हमारे पास जो है पंडित बद्री प्रसाद, आप भी कोई और दूसरे मेथड से याद कर सकते हो। ठीक है ना? तो और इसमें आपको एक रेशो और मैं बताता हूँ जो कि बनता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का भी, रेशो करके एक रेशो टी रेशो बन जाता है। आप देखोगे आपके जो इसमें पेज नंबर 179 पे नीचे दे रखा है, ऑब्जर्व करो आप, टेंजेंट ए दे रखा है, टेंजेंट ए देखो, ये तो हो गया, इसको रीड कैसे करेंगे? टेंजेंट ए लिखा है, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये हो गया उसका एंगल। यानी यहाँ से आपको पता चल जाएगा इस एंगल को कंसीडर किया जा रहा है। तो टेंजेंट ए, टेंजेंट क्या होता है? P/B, P/B, है ना? अब ये P/B है, इसका न्यूमरेटर परपेंडिकुलर है और इसका डिनोमिनेटर बेस है। अब हम इस दोनों के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर देंगे h से, यानी जो इसका न्यूमरेटर था उसको डिवाइड कर दिया h से यानी हाइपोटेन्यूज से, इसका जो डिनोमिनेटर था b उसको भी डिवाइड कर देंगे किससे? हाइपोटेन्यूज से। अब आप यहाँ देखोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पहला जो आता है पंडित बद्री प्रसाद, इसके हिसाब से आप देखोगे P/H कौन सा रेशो? P/H पढ़ रहे हो तो ये हो गया साइन, ऊपर वाला बन गया साइन, साइन। अब यहाँ जो एंगल इसके साथ है वही एंगल यहाँ आएगा आपके पास। ठीक है, एंगल चेंज नहीं होगा। फिर नीचे है B/H, B/H ये है, इसको बोलते हैं कोसिकेंट, कोस, कोसाइन। ठीक है ना? कोसाइन, हमारे पास ये कोस बन जाएगा तो ये हो गया कोस ए, कोसिकेंट तो आपका साइन का रेसिप्रोकल हो गया ना। हाँ, तो आप ये नोटिस करते हो जो टेंजेंट ए है वो इन दो का रेशियो आ रहा है साइन ए का और कोस ए का। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका रेशियो है वो ये भी है, टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, ये आपको दिखा रखा है इसमें क्लियरली बुक में।
So the trigonometric ratio of an acute angle and right angle express the relation between angles and the length of its sides. तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हमारी है ये कि रिलेशन है, किस चीज के बीच में रिलेशन बना के देती है हमें, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल्स। यानी अगर हमें एंगल्स दे रखे हो तो हम साइड्स निकाल सकते हैं, और अगर साइड दी हुई तो हम एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुतुब मीनार वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। अगर आपको एंगल पता चल जाए, आप जितनी दूर पे खड़े हो, ठीक है ना, जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ का एंगल पता चल जाए, तो आप कुतुब मीनार की हाइट भी पता लगा सकते हो, और कुतुब मीनार से आप कितना दूर खड़े हो डिस्टेंस वो भी पता लगा सकते हो। तो इसको और डीपली पढ़ेंगे कल की क्लासेस में, ठीक है। तो और अगर कोई डाउट होगा तो कल आप पूछना मुझसे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए अपनी रीडिंग जरूर करना है आपको। चैप्टर की 2 पेजेस ही हैं, बस इन 3 पेजेस इनको रीड करके रखना है आपको। ओके ओके सर। ओके सर।